आज मेरे इस पॉडकास्ट में मेरे साथ बैठे हुए मेरे मित्र, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, विपुल शाह। हमारे इंडस्ट्री के एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक नया डायरेक्टर बच्चन साहब जैसे शख्स के पास जाके उसको नरेट करता है, उसको बुला के उसकी ड्रीम पूरी करता है। मैं खिलैया में एज अ बैक स्टेज आर्टिस्ट ज्वाइन हुआ और मैं स्टेज पे एक्टिंग करते हुए मैं देखते रहता हूँ कि दूसरे वाले क्या गलती कर रहे हैं। फिर ये आइडिया क्रैक हुआ जिस पे से मैंने मेरा पहला प्ले बनाया, आंधड़ो पाटो। वो इतना बड़ा सक्सेसफुल प्ले हुआ कि और वहाँ से फिर आंखें की शुरुआत हुई और हमने 3 दिन में पूरी फिल्म लिखी। पहली बार भारत के इतिहास में अमित जी पहली बार एक नेगेटिव रोल करेंगे। मैंने कहा सर, ऊपर नीचे हर जगह लोग खड़े हैं, आप अमिताभ बच्चन हैं, आप कैसे ये कर सकते हैं? ऐसा उनका व्यक्तित्व है। अक्षय कुमार हैज बीन माय सेकंड फेवरेट एक्टर। जब मैं आंखें में काम कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही कमाल का एक्टर है। शायद इनको खुद को ही नहीं पता कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। वक्त में एक नया अक्षय था, नमस्ते लंदन में बिल्कुल नया अक्षय था, सिंग इज किंग में एक बिल्कुल नया अक्षय था। सडनली 4 अलग अलग अक्षय कुमार लोगों ने देखे। वो ब्यूटी आपको मिलते रहती है कि ही इज ऑलवेज न्यू। सिनेमा बहुत पावरफुल माध्यम है, उसका करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग पे असर होता है। और म्यूजिक क्या होता है कि आपकी कहानी के नैरेटिव को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से आगे बढ़ाने में यूजफुल होता है। तब सोच ये होती है कि नमस्ते लंदन में आपका जो म्यूजिक है वो उस इंटेंसिटी ऑफ लव को बाहर लाना चाहिए। जो भी फिल्म आप बनाते हैं उस फिल्म की आत्मा से उस म्यूजिक का निकलना, जन्म होना चाहिए। कौन सी हीरोइन के साथ एज फार एज परफॉर्मेंसेस आर कंसर्न्ड है? पहले तो ये था कि मैं मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड के साथ ही काम कर रहा हूँ। सुष्मिता जो है अनबिलीवेबली डिसिप्लिन्ड, अनबिलीवेबली प्रोफेशनल। प्रियंका अनबिलीवेबल मेहनत करती है। और फिर जब नमस्ते लंदन में लिख रहा था तो वो क्लियर था कि कैटरीना के अलावा कोई आर्टिस्ट इसमें हो ही नहीं सकता। वो हिंदी ना सिर्फ पहले के मुकाबले बहुत बेहतर बोल रही थी, वो हिंदी पढ़ रही थी। I have never seen a more hard-working girl in my full life. The generation keeps on trying new things. जैसा एक्शन विद्युत जामवाल कर सकता है, क्या वो उस लॉन्च का हकदार है या नहीं है? हम चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़े, तो उसके लिए कि हम नए लोगों को काम दें। ये उम्मीद सिर्फ और सिर्फ फिल्म वालों से है। भले आपने 40 साल काम किया, लेकिन आप अपने बेटों को मौका नहीं देंगे और फिर बैठ के सोशल मीडिया पे नेपोटिज्म का रोना आप रोगे। शेफाली, what a brilliant performer she is, and आपको उस टैलेंट को रिस्पेक्ट करना है। आपका सपोर्ट ही सबसे बड़ी चीज होती है। सालों साल घर बैठ के इंतजार करना, जब आपको पता है कि आप काम कर सकती हो और हर बार जब आप काम करती हो तो आप फिल्म फेयर अवार्ड या नेशनल अवार्ड ले आती हो। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे मेरा काम करने दिया, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हर इंसान को वो हक होना चाहिए। केरला स्टोरी, बस्तर। Through his films, he exposes the hypocrisy of the society. सुदीप्तो सेन आए थे तो एक 2 पेज की कहानी लेके आए थे और करीब 25 से 30 लड़कियों के वीडियो इंटरव्यूज देखे जिनमें उन्होंने अपनी कहानी का बयान किया था। फिर हम केरला गए और रिसर्च की। हमारे देश में लोगों को पता होना चाहिए कि ये 32,000 का आंकड़ा है, ये बहुत सीरियस मैटर है। मैंने जब इन लड़कियों को पूछा कि आपके आसपास में कोई तो अच्छा मुस्लिम इंसान आपको मिला होगा ना, तो उन्होंने कहा कि कोई मिला भी होगा तो आज याद नहीं आएगा क्योंकि हमने इतना भुगता है। ने एक वीडियो बनाया और उसने कहा कि ये 32,000 का नंबर गलत है और जब 32,000 के आंकड़े को हमने साबित कर दिया तो आप गायब हो जाने चाहिए। आज भी लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे एरिया में इतनी लड़कियों को आपने बचा लिया। उनके माँ बाप को धमकी मिलती है कि अगर आपकी बेटी को घर में लिया तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा।
नमस्कार दोस्तों। आज मेरे इस पॉडकास्ट में मेरे एक मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं और फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री के, थिएटर इंडस्ट्री के बहुत ही जाने माने नाम हैं। और हम जो है इनको हमारे इंडस्ट्री के एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट समझते हुए भी आगे चलते हैं। मेरे साथ बैठे हुए मेरे मित्र विपुल शाह। नमस्कार। विपुल, लोग जो हैं वो तुम्हारी हिट फिल्मों से तुमको जानते हैं। वैसे अक्सर ऐसे ही होता है और आइडेंटिफिकेशन उन्हीं चीज़ों से होता है। आई नो यू सिंस आवर कॉलेज डेज, योर थिएटर डेज, योर टेलीविजन डेज, एंड देन यू बिकेम सो बिग इन इंडियन सिनेमा। जो जर्नी तुम्हारी है फ्रॉम अ फैमिली who owned a bookshop at Parla. मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा. I want you to narrate your journey from being an owner of a bookshop to one of the biggest producer directors of the industry. Because I don't want to. I want to hear everything from you. मेरी जर्नी शुरू हुई पार्ला ईस्ट में। एक मिडिल क्लास फैमिली में मैं पैदा हुआ था, मेरे एक बड़े भाई बड़ी बहन। लेकिन पार्ला ईस्ट उन दिनों में ना बहुत बहुत ही सुंदर जगह थी। आप पूरे पार्ला ईस्ट में साइकिल लेके घूमते रहते थे। छोटी छोटी गलियां थी, गाड़ियां बहुत कम होती थी और पेड़ पौधे इतने सारे होते थे, तो हम पूरा दिन यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। और कोई बहुत दुनिया तब बहुत सिंपल थी, आज जैसी दुनिया थी नहीं। तो आप गुल्ली डंडा भी खेलोगे, क्रिकेट भी खेलोगे, कंचे खेलोगे, पेड़ पे चढ़ के आम निकालोगे, जामुन निकालोगे। मेरे बिल्डिंग के अंदर इतने सारे फलों के पेड़ थे कि हम आधा दिन तो पेड़ों के ऊपर ही पड़े रहते थे सीज़नों में। तो वैसा वाला एक बहुत ही केयरफ्री और बहुत हैप्पी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग था, राइट वैल्यू सिस्टम था। जैसे आपने कहा, मेरे पिताजी और मेरे चाचा, इन्होंने एक बुक शॉप, हालांकि मेरे पिताजी ने शुरू की थी और मेरे चाचा उनके साथ पार्टनरशिप में ले आए वो, जिसका नाम है पार्ले बुक डेपो। वो पार्ला से लेके बोरीवली, बांद्रा से बोरीवली में वो शायद सबसे पुरानी किताबों की दुकान थी। क्योंकि मेरे पिताजी गरीबी की वजह से बहुत पढ़ नहीं पाए, इसलिए उनको पढ़ाने का बहुत शौक था। अब अनफॉर्चुनेटली उनका जो बेटा है, मैं, उसका पढ़ाई में उतना विश्वास नहीं था या मन नहीं लगता था। और वो चाहते थे कि मैं पढ़ के कुछ लॉयर, कुछ सीए, कुछ पढ़ाई में कुछ करूं, और मैं वो कर नहीं पाया। इनफैक्ट मैं नरसिंह मोहन कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, एनएम कॉलेज अपना, वहाँ पे मैंने एडमिशन भी इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे महेंद्र जोशी इंटर कॉलेजिएट के ड्रामा करवाते थे, नीरज बोरा वहाँ पे इंटर कॉलेजिएट के प्लेस करवाते थे, और मुझे उन प्लेज में काम करना था। क्योंकि मेरा शौक़ बचपन से, स्कूल से, इन सारी एक्टिविटीज़ में बहुत होता था। तो मैंने नरसिंह मोहन कॉलेज ज्वाइन किया। फिर मैं गुजराती, हिंदी, मराठी, उर्दू, 4 लैंग्वेज में प्लेज में मैंने एज एन एक्टर, जो भी इंटर कॉलेज में आपको मिलता है, वहाँ से शुरुआत हुई। और तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि एटलीस्ट तुमको सीए बनना पड़ेगा। अब मुझे सीए मेरे पल्ले ही ना पड़े, मैं करूं क्या। तो एनएम कॉलेज में सीए के भी आपको सिखाया जाता है, सीए का एक पूरा करिकुलम है और वो सब। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एडमिट करा दिया। अब मैंने सोचा कि मैं इसमें से छूटूं कैसे। तो मैंने पहले ही दिन जो है, हमारे टीचर पढ़ा रहे थे, उनको चौक मार दिया पीछे से, थ्रो करके मारा। तो वो भड़क गए और उन्होंने कहा, किसने मारा? अब अगर नहीं बताओगे तो पूरे क्लास को मैं पनिशमेंट दूंगा। तो मैं खड़ा हो गया, मुझे तो खड़ा होना ही था। तो पहले ही दिन सीए से मुझे निकाल दिया गया। कौन था प्रोफेसर? लॉजिक के प्रोफेसर थे, कुछ नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो हमारे जो, कि मेरा कॉलेज भी सेम था। करेक्ट, तो झा सर जो थे वो हमारे कॉलेज हिंदी एनएम के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव, उन्होंने बुला के मुझे बोला, ये क्यों किया तूने? तो मैंने कहा, सर मुझे नाटक करने, पिताजी चाहते हैं सीए, मुझे लग रहा है मैं किसी एक लायक स्टूडेंट की सीट वेस्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, चलो ये भी अच्छी बात है कि तुम्हें इतना तो एहसास है कि तुम
एक सीट खराब कर रहे हो तो चले जाओ। तो उसके बाद मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि ये नहीं चलेगा तो तुम साशमीरा में जाओ और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग सीखो। क्या बात है। और मैं गया, पहला दिन लेक्चर, अब पिताजी ने बोला है तो जाना ही पड़ेगा। और मैं कसम खा के कहता हूँ वो 2 घंटे के लेक्चर में उन प्रोफेसर्स ने जो भी बोला उसका एक लफ्ज़ मुझे समझ में भी नहीं आया कि ये कह क्या रहे हैं, ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो मैं घर आया और बड़ी हिम्मत करके मैंने पिताजी को कहा कि देखिए ये ना हो पाएगा आप मुझे जूते से मार लीजिए लेकिन ये नहीं कर पाऊंगा। तो उनको लगा कि मैं ये नाटकों की वजह से ये कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम पार्ले बुक डिपो में मेरे साथ खड़े रहोगे और सेल्समैन बनोगे। एनएम कॉलेज छोड़ दिया तुमने? नहीं, एनएम एडमिशन चल रहा था? चल रहा था, पर ख़त्म होने पे था। अच्छा। तो मुझे कहा कि अब तुम दुकान पे मेरे साथ खड़े रहोगे। तो हमारा ना ऐसे बड़ा सा काउंटर है, तो पिताजी यहाँ खड़े रहते थे, मुझे यहाँ खड़े रहना। तो मैं वेट करता था कि 1-1.5 घंटा हो जाता था, फिर फ़ोन आता था, तो फ़ोन यहाँ पीछे होता था। तो पिताजी जैसे ही फ़ोन लेने गए मैं काउंटर कूद के भाग जाता था क्योंकि रिहर्सल का टाइम हो जाता है तो वहाँ तो पहुँचना ही पड़ेगा, नहीं तो महेंद्र जोशी तो तुम्हें पता है बहुत गालियाँ देगा। तो मैं भाग जाता था। अब भाग गया, फिर रात को 3-4 बजे रिहर्सल करके घर पहुँचते हैं तो नीचे से यूं करके देखता था तो मैं देखता पिताजी खड़े हैं अच्छा। ऊपर, रोज़ बालकनी में, रोज़ का सीन होता था। मैं नीचे से यूं देख लेता था कि अरे मर गए, आज तो बहुत पिटेगी। वो कुछ नहीं बोलते थे, दरवाज़ा खोल के एक ऐसा गुस्से से देखते थे और कल से ये मत करना बोल के चले जाते थे। ये सिलसिला कुछ 5-6 महीने चला। फिर मैंने उनको एक दिन कहा कि ये मेरे से हो नहीं पा रहा है और मैं अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, तो आप मतलब मैं आपको निराश ही करूँगा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें यही करना है तो तुम थोड़ा सिंसियरली इसको करियर की तरह सोचो। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं कि करियर वरियर कैसे इसमें बनता है, मैं इतना जानता हूँ कि मुझे नाटक करने हैं। और नाटक में उन दिनों में गुजराती थिएटर में सबसे बड़ा स्टार था परेश रावल। और परेश रावल को उन दिनों प्ले करने का 1,000 रुपया एक शो का मिलता था। तो मैंने कहा कि अगर मैं परेश रावल जितना भी मैं मिलने लगे पैसा तो मैं समझूंगा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत अचीव कर लिया, क्योंकि वो एक तो कलाकार बहुत बहुत ज़बरदस्त कलाकार हैं और सुपरस्टार भी हैं। तो मैं अगर उनके करीब पहुंचा कहीं किसी दिन तो आई विल बी वेरी हैप्पी, मोर देन सफिशिएंट। तो उन्होंने कहा ठीक है। और फिर महेंद्र जोशी ने हमें बैक स्टेज से एंट्री कराई। परेश ही प्ले करता था, खिलैया करके प्ले था। मैं खिलैया में एज अ बैक स्टेज आर्टिस्ट ज्वाइन हुआ और फिर वो बैक स्टेज करते करते फिर ताथैया नाटक हुआ, उसमें मुझे एक छोटा सा 10 मिनट का रोल दिया। और फिर वो करते करते एक और प्ले हमने किया केसर भीना, जिसमें आमिर खान भी थे। उनको थिएटर का एक अनुभव लेना था और वो गुजराती लैंग्वेज में प्ले था, तो लैंग्वेज का काम मुझे और आतिश को सौंपा गया था कि इनको डायलॉग करवाइए ये वो। तो आमिर और वो भी थिएटर के लिए बहुत एंथुजियास्टिक था और हम भी थे। ये करने के बाद फिर गुजराती थिएटर कमर्शियल थिएटर में आया। वो कुछ बहुत ही बुरे नाटक किए मैंने, क्योंकि और कोई चारा नहीं था। पृथ्वी में हमें नाटक करने का अक्सर तो कोई पैसा मिलता नहीं था। 4 शो हो गए तो 15 रुपए का कवर मिल जाता था। तो 15 रुपए भी मिल गए तो बहुत बड़ी बात होती थी, और नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, ऐसा हमारा था। क्योंकि महेंद्र जोशी से आगे हमारी दुनिया जाती नहीं थी। हमें दिखता था कि अगर जोशी ने ये दिया तो ये दिया, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, वैसा हमारा एक स्पिरिट होता था। फिर गुजराती कमर्शियल थिएटर में आया, बहुत ही बकवास प्लेस करते करते मुझे लगने लगा कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो एक्टिंग में बिल्कुल नहीं है। और मैं स्टेज पे एक्टिंग करते हुए मैं देखते रहता हूँ कि दूसरे वाले क्या गलती कर रहे हैं या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा अपने में ध्यान कम होता है, दूसरों में ज़्यादा होता है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये सारी चीज़ें ज़्यादा एक्साइट करती हैं, तो मुझे प्ले डायरेक्ट करना चाहिए। और फिर मैंने पहला प्ले डायरेक्ट किया। और मुझे ये भी था कि गुजराती थिएटर जो है वो थोड़ा स्टेगनेंट हो गया है, वो एक ही टाइप के प्ले करता है, सिर्फ कॉमेडी और वही जैन सोशल ग्रुपों के लिए प्ले करता है। तो कुछ अलग करना है, रेगुलर प्ले नहीं करना है। फिर ये ख्याल आया, आइडिया क्रैक हुआ, जिस पे से मैंने मेरा पहला प्ले बनाया
आंधळो पाटो, मतलब गुजराती में जिसको Blind है। ब्लाइंड फोल्ड का एक गुजराती मतलब ये होता है, जिस पे से इवेंचुअली मैंने आंखें बनाई, पहली फिल्म। और वो प्ले जो हुआ तो वो इतना बड़ा सक्सेसफुल प्ले हुआ कि कोई सोच ही नहीं सकता था कि एक थिएटर में, गुजराती थिएटर जो इतना जैन सोशल ग्रुपों पे डिपेंडेंट और वैसा था, उस थिएटर में इस टाइप का एक प्ले मतलब डिकेड का सबसे बड़ा हिट होगा, ऐसा कोई सोच नहीं सकता था। हमने तो कभी नहीं सोचा था। Correct। हमें तो सिर्फ एक नया प्ले करना था, एक अलग टाइप का थिएटर करना था। तो फिर वहाँ से जर्नी शुरू हो गई। फिर मैंने एक और प्ले बनाया, एक्शन रिप्ले, जिसकी भी मैंने फिल्म बनाई। उसके बाद एक मुक्तिबंधन करके प्ले किया। फिर मैं टीवी में चला गया और टीवी में मैंने एक महलो सपनों का, इस देश का जो डेली सोप का कांड है, उसकी शुरुआत की मैंने। भारत का पहला डेली सोप, और वो 1000 एपिसोड चला। और वो हम 2 लैंग्वेज में करते थे, एक महलो सपनों का और गुजराती में उसको बोलते थे सपना ना वावेतर। तो हम 2 लैंग्वेज में करते थे और 6-7 साल किया। उसके साथ एक बहुत सारे और भी शो किए। एक बहुत इंटरेस्टिंग शो था अल्प विराम करके, सोनी पे आता था। फिर जी पे किया, बाबुल की दुआएं लेती जा वगैरह, बहुत सारे शोज किए। बहुत सारा टीवी करने के बाद एक दिन एक गुजराती प्ले के प्रोड्यूसर थे, वो आए मेरे पास कि गुजराती फिल्म बनाएंगे क्या आप? और मैंने कहा क्यों नहीं बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। उनका एक प्ले था, उनको उसी प्ले पर फिल्म बनानी थी। और उस प्ले पर से फिल्म बनाने की मेरी एक ही शर्त थी कि प्ले में हीरो जेडी था, मेरा दोस्त। तो मैंने कहा कि जेडी रहेगा फिल्म में हीरो। और फिर वहाँ शेफाली और मैंने पहली बार साथ में काम किया। और वो गुजराती सिनेमा की पहली 35 mm सिनेमा स्कोप में बनी हुई फिल्म थी। उससे पहले गुजराती फिल्में 16 mm में बन के ब्लो अप होती थी। करेक्ट। तो ये पहली फिल्म थी जो 35 mm में बनी, सिनेमा स्कोप की बनी, और बहुत सारे स्टेट अवार्ड वगैरह वगैरह जीते। वो फिल्म, क्योंकि जेडी जो था वो एबी कॉप का स्टूडेंट था, एबी कॉप का प्रोडक्ट था, तो वो अमित जी को इनवाइट किया उसने, और अमित जी उसका प्रीमियर देखने आए थे। और अमित जी ने कहा था कि देखो, क्या था फिल्म का नाम? दरिया छोरू, मतलब दरिया का बेटा। तो उन्होंने कहा कि देखो यार, मुझे गुजराती नहीं आती, तो अगर मुझे समझ नहीं आएगा तो मैं इंटरवल में जाना चाहूँगा, तो अब ऐसा मत सोचना कि मुझे फिल्म नहीं अच्छी लगी या कुछ भी। तो हमने कहा अरे आप इंटरवल तक देखेंगे तो भी हमारे लिए बहुत है। खैर उन्होंने पूरी फिल्म देखी, और फिल्म देखने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म तुमने कितने दिनों में बनाई? तो मैंने कहा सर 22 दिनों में बनाई। तो उन्होंने कहा तुम झूठ बोल रहे हो, ये 22 दिन में कैसे बन सकती है फिल्म? तो मैंने कहा नहीं सर, 22 दिनों में ही बनाई, इतना ही बजट होता है गुजराती फिल्म में, इससे ज़्यादा बजट नहीं मिल सकता। तो बहुत खुश हुए। और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे विनोद दोषी जी जो हैं, वो, मैं तभी भी एक टीवी शो की शूटिंग कर रहा था उनके घर के पास। उन्होंने मुझे घर पे बुलाया कि लंच में आ जाओ किसी एक वक्त 10 मिनट के लिए। तो मैं शूटिंग के दौरान 10 मिनट के लिए टाइम निकाल के गया। उनके बिल्कुल बाजू का घर बिल्डिंग था। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए हिंदी फिल्म बनाओगे क्या? क्या बात। तो मैंने कहा कि हाँ बनाऊंगा, क्यों नहीं बनाऊंगा। और वहाँ से फिर आंखें की शुरुआत हुई। और हम एक जोक थिएटर में ना, जब हम आंधळो पाटो करते थे तो हमारा एक जोक था, हम हर प्ले के बाद, हर शो के बाद, जब दौरे पे रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे, तो हर वक्त बोलते थे कि इसी पे ना हम पहली फिल्म बनाएंगे और अमित जी को विलन लेंगे। पहली बार भारत के इतिहास में अमित जी पहली बार एक नेगेटिव रोल करेंगे। क्या बात है। और वो बात सच हो गई। मैनिफेस्टो। अमित जी, अच्छा, मैं अमित जी को मिलने गया, मैं कोशिश कर रहा था, और अमित जी बहुत बिजी थे, उनकी केबीसी की रिहर्सलें चल रही थी। तो वो बहुत बिजी थे, और मैं एक बारी फिर गेट क्रैश करके स्टूडियो में घुस गया और उनके वैन के पास खड़ा हो गया। और मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि मैं याद दिलाऊंगा कि सर अगर आपको याद हो तो आपने मेरी गुजराती फिल्म देखी थी, आपको पसंद आई थी, वगैरह वगैरह।
तो मैं वेट कर रहा था, उनका कुछ ब्रेक हुआ, वो आए और आते ही मुझे देखा, उन्होंने कहा अरे विपुल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं एक ब्लैंक हो गया कि आपकी पूरी जो पहली जो 30 सेकंड की आपने ओपनिंग स्पीच जो सोची वो खत्म हो गई, वो कट गई, अब क्या करें? आप करेक्ट, मेंटली और आप प्रिपेयर होके जाते हो। और अमित जी ने आपको इतने टाइम के बाद याद रखा नाम के साथ, तो ये उसका जो एक ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है वो एक बहुत Blank हो बड़ा जाना था। है, हाँ, हाँ। मतलब तो मैं कुछ 5 सेकंड तो चुप ही रह गया। फिर मैंने कहा कि सर वो मैं एक हिंदी फिल्म बनाना चाहता हूँ और मैं वो आपको नरेट करना चाहता हूँ, तो आप बहुत व्यस्त हैं, मैं काफ़ी दिनों से फ़ोन कर रहा था, तो मैंने सोचा शायद। तो उन्होंने कहा अच्छा कैसे नरेट करोगे, कितना टाइम चाहिए? तो मैंने अब थोड़ा मैं भी फॉर्म में आ गया कि अमित जी पूछ रहे हैं, तो मैंने कहा कि सर 15 मिनट, 45 मिनट, 3.5 घंटे, आपको जैसे सुनना हो। करेक्ट। तो उन्होंने कहा अच्छा पूछो अगला रिहर्सल कब है? तो वहाँ से जवाब आया 40-45 मिनट लगेंगे। तो उन्होंने कहा चलो अंदर आओ, 15 मिनट में सुनाओ। क्या बात है यार। अब मैं तो तैयार नहीं था इसके लिए, मुझे तो लगा कि अमित जी 1-1.5 अगले महीने साल बाद का कोई वक्त देंगे। हाँ। तो मैं कहा चलिए ठीक है, और मैंने फिर वो 15 मिनट में उनको आंखें का कैरेक्टर कहानी सुनाई। और आपको पता है अमित जी जब सुनते हैं तो उनके चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं होता, वो सिर्फ यूं आपको देखते रहते हैं और सुनते रहते हैं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये अभी बोलेंगे बंद करो या उनको वो अलग पसंद टेंशन हाँ होती है। मतलब पसंद आ रही है नहीं आ रही है। करेक्ट। अच्छा मैं उनको नेगेटिव पार्ट नरेट कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। तो 15 मिनट आप भी उनके साथ उस इमोशन से गुजरते हैं। खैर 15 मिनट ख़त्म हुए, उन्होंने कहा कि मैं ये फिल्म करूँगा विपुल। क्या बात है यार। तो मुझे लगा कि ये तो सपना ही है, ये सच तो हो ही नहीं सकता। हाँ। और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा रात को काम करते हो? तो मैं कहा हाँ सर बिल्कुल करते हैं रात को काम। तो बोले आज से 4 दिन बाद जलसा पे आ जाना रात को 10 बजे। और उन्होंने फटाफट रोजी सेटअप विपुल इज कमिंग एट 10 o'clock, नोट इट, ये वो, और पूरी स्क्रिप्ट लेके आना। मैं कहा डन सर डन, नो क्या प्रॉब्लम। बात। वो बोल दिया मैंने। अब हमने एक अक्षर नहीं लिखा था तो बोल अमित जी के सामने तो बोल दिया। करेक्ट। अब मैं बाहर आया, मैंने आतिश को फ़ोन किया, मैंने कहा आतिश भैया बैग पैक कर, अभी जा रहे हैं खंडाला और 3 दिन में पूरी फिल्म लिख के आना है और अमित जी को सुनानी है पूरी फिल्म। तो भागे मैं और वो, और हमने 3 दिन में पूरी फिल्म लिखी। आए वापस, वहीं से सीधे इसी तरह टाइमिंग की थी कि सीधे अमित जी के बंगले पे पहुंचे और वहाँ पे रात को फिर 10 बजे नरेशन शुरू हुआ। और आप जानते हैं अमित जी वक्त के बहुत पक्के हैं, मतलब 10 डॉट आप शुरू। तो 4-4:30 बजे तक नरेशन चली और फिर उन्होंने कहा कि विपुल यू कैन अनाउंस दैट आई विल डू दिस फिल्म। क्या बात है यार। अनबिलीवेबल। तो हम लोग ऐसे 2 मिनट तो ऐसे स्टंड खड़े रहे। फिर हम थैंक यू सर बोल के बाहर आए और फिर रास्ते पे मैं और आतिश बहुत देर तक तो नाचे वाचे, खुशियां मनाई। और बस तो फिर वहाँ से शुरुआत हुई। फिर हाउ द एक्सपीरियंस आंखें का बच्चन साहब के साथ? अमेजिंग, मतलब अमित जी अच्छा मैं पहला एक तो टीवी का डायरेक्टर, और अगर आप देखो तो टीवी का जो जितने डायरेक्टर टीवी से फिल्मों में गए उनमें से मैं फर्स्ट था। करेक्ट। तो टीवी को ना फिल्म वाले बहुत बुरी नज़र से देखते थे कि ये क्या इनको इतना छोटा पर्दा, इनको स्केल वेल कुछ आता वाता है नहीं, ये पता नहीं कौन लोग हैं। हाँ। और मेरे हाथ में स्टारकास्ट थी, अमित जी, अक्षय, परेश रावल, सुष्मिता Massive, सेन, यार। अर्जुन रामपाल, आदित्य पंचोली, पर बहुत बड़ी स्टारकास्ट है ना। मैसिव। तो लोगों को लगता था कि एक तो ये फिल्म बंद हो जाएगी क्योंकि ये लड़का टीवी का लौंडा है, ये कहाँ इसको इन लोगों को कैसे हैंडल कर पाएगा। और ऐसी कोई कहानी होती है, 3 अंधे रॉबरी कर रहे हैं, अमित जी विलन है, अक्षय के पास हीरोइन नहीं है, ये क्या कहानी होती है? Set ऐसी कोई pattern है। मतलब कुछ नहीं है ना, कमर्शियल कोई गणित ही नहीं है, तो ये पिक्चर फेल हो जाएगी। तो अमित जी और ये लोग भी 10 दिन में इस आदमी से परेशान हो जाएंगे और फिल्म कोई और एकदम डायरेक्टर आ कुछ जाएगा। मतलब खत्म है मामला। लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे एक बात का इतना, मैं अपने आप को बहुत किस्मत वाला मानता हूँ और ये मेरी
मेरी अच्छी किस्मत थी कि मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा था, बिकॉज इनमें से किसी भी इंसान ने कभी मेरे काम में इंटरफियर नहीं किया। मुझे पूरी छूट दी कि मैं अपने तरीके से इस फिल्म को बनाऊं। और 5 बड़े स्टार्स, अर्जुन नया था बट फिर भी सब ने कंप्लीटली अपने आप को मेरे हवाले कर दिया कि तुम्हें जैसे बनानी है वैसे फिल्म बनाओ। और मैंने मेरे हिसाब से पूरी फिल्म बनाई। और मतलब अमित जी तो मोस्ट अमेजिंग एक्टर। अगर आप कोई काम करने का मौका मिले तो अमित जी से बेटर कोई हो नहीं सकता। वो एक बार सेट पे आ गए, कर दिया। नहीं वो सेट पे आ गए सुबह, तो वो वैन में नहीं जाएंगे। 3 घंटे तक अगर आप लाइटिंग कर रहे हो, मेरे डीओपी थे अशोक मेहता साहब, तो उनको तो लाइटिंग में बहुत टाइम लगता था, 2.5 घंटा 3 घंटा, और उनको कोई कह नहीं सकता था कि जल्दी करो। तो अगर आप कहेंगे भी तो कहेंगे बाचे, टेंशन नहीं ले, कर रहा हूँ। और आप कुछ नहीं, और क्या बोलेंगे अशोक जी, इतने मैजिशियन। और 3 घंटे की लाइटिंग चल रही है और अमित जी वहीं बैठे रहेंगे। हमें टेंशन हो जाती थी। हम बोलते थे कि सर प्लीज़ आप वैन में जाइए, और वो कहते थे कि नहीं। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। हम लोग महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पे शूट कर रहे थे। परेश रावल का इंट्रोडक्शन सीक्वेंस था ट्रेन के अंदर। और रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे अमित जी के साथ एक इंटरेक्शन था, और वो परेश को फॉलो करते हैं, ट्रेन में जाते हैं। तो हमने महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन पे बड़ी मुश्किल से परमिशन करके हम पहुँचे। अब लोगों को पता चल गया अमित जी आ गए। तो वो प्लेटफॉर्म के सामने के प्लेटफॉर्म पे 1 इंच भी खड़े रहने की जगह नहीं, इतनी भीड़। ऊपर फ्लाईओवर पे भीड़, मतलब आप जहां देखें सीढ़ियों पे भीड़ 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 भीड़। मतलब आपको डर लगने, और ट्रेनें आ रही हैं, ट्रेनें जा रही हैं, तो आपको डर लग रहा है कि कोई एक आदमी भी गिर गया तो वो मर जाएगा। और उसी दिन मेरे असिस्टेंट ने अमित जी के कॉस्ट्यूम में गलती कर दी, उनको गलत कॉस्ट्यूम दे दिया। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये तो कॉस्ट्यूम नहीं है, उनका तो कंटिन्यूटी का कॉस्ट्यूम है। तो असिस्टेंट ने कहा ओ शिट सर, आई एम सो सॉरी, ये वो। तो मैंने कहा सर हमें कॉस्ट्यूम आपका चेंज करना पड़ेगा, ये हमसे गलती हो गई है। तो अमित जी ने कहा कि यार विपुल, इतनी भीड़ है, अगर मैं यहाँ से वैन के लिए निकल गया ना तो ये लोग भागेंगे और एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं कहा सर लेकिन कंटिन्यूटी वाइज तो बहुत लोग बहुत क्रिटिसाइज करेंगे। बोले नहीं कोई बात नहीं, एक काम करो, 4 लोग कपड़े लगा दो साइड पे, पकड़ के खड़े हो जाओ, मैं यहीं चेंज करूँगा। मैं कहा सर ऊपर नीचे हर जगह लोग खड़े हैं, आप अमिताभ बच्चन हैं, आप कैसे ये कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं इतने लोगों की हाजिरी में ऐसे कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता कि इनकी कोई एक्सीडेंट का खतरा हो, तो मैं यहीं चेंज करूँगा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम मंगवा लो कपड़े। तो हम लोग 4 लोग काला कपड़ा लेके हमने ऐसे खड़े रहे, उसके अंदर उन्होंने चेंज किया और शूटिंग जारी रही। ऐसा उनका व्यक्तित्व है। वो ऐसे अपने ऑडियंस के बारे में, लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने यूनिट के बारे में ऐसे सोचते हैं। वो मना भी कर सकते थे, वो कह सकते थे कि मैं, अब ये तुम्हारी गलती है, तुम भुगतो, मैं इन्हीं कपड़ों में शूट करूँगा। और हमारे पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि गलती हमारी थी, हमें शूट करना था। लेकिन उन्होंने मेरी भी बात का ध्यान रखा, उतने सारी भीड़ का भी ध्यान रखा। तो वो अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था अमित जी के साथ काम करना। कोई ऐसा सीन व्हेन यू आर शूटिंग विद हिम वेयर यू थॉट, यू मस्ट हैव थॉट दिस एंटायर सीन का एक ये परसेप्शन है, और जब उनके साथ वो पर्टिकुलर सीन क्या पर्टिकुलर पोर्शन शूट कर रहे थे, बिल्कुल अलग तरीके से ही केम आउट एंड इट माइट बी अ बिग सरप्राइज टू यू, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कई बार होता था कि मैंने कुछ सोचा है कि मैं ये सीन ऐसे शूट करूँगा, और अगर मैं उनको बताता था तो वो कहते अच्छा अमित जी कभी डायरेक्टर के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं करते। अच्छा। वो एक अनबिलीवेबल क्वालिटी है। तो वो कहते थे कि देखो विपुल, ये तो हम कर ही सकते हैं, मैंने कुछ ऐसा सोचा है, तुम देख लो, अगर तुम्हें लगता है कि ये कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ऐसा करके वो अपना एक नया एंगल से आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे, और वो देखने के बाद आपको अक्सर ये लगता था कि ये हमारी फिल्म के लिए बेटर वर्क करेगा।
तो ऐसा बहुत सीनों में होता था। और वो अगर मैंने कभी कहा कि नहीं नहीं सर वो ये नहीं वो वाला, तो ओके डन। उसके बाद कभी कमाल है। ये नहीं कहेंगे कि अरे लेकिन क्यों, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो मेरे हिसाब से बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है सर की, कि वो बिल्कुल डायरेक्टर को वो कि अच्छा डायरेक्टर का विजन ये है ना, मैं उसको फॉलो करूँगा, सजेशन दूंगा, लेकिन ना माने तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात, कभी सेट पे कागज़ नहीं, स्क्रिप्ट नहीं लाते। वैन में पूरा सीन, सामने वाले के डायलॉग, एवरी कॉमा फुल स्टॉप सब याद करके फिर ही बाहर आते। उसके बाद कागज़ हाथ में नहीं, कभी टच नहीं करते। कितना भी लंबा डायलॉग हो, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सीन हो, कभी नहीं। तो इट वाज अनबिलीवेबल। अक्षय कुमार हैज बीन योर सेकंड फेवरेट एक्टर। अक्षय के साथ तुमने काफ़ी काम किया जी जी जी। और काफ़ी फिल्में अक्षय के साथ की। एक्सपीरियंसेस विद अक्षय। अक्षय कुमार हैज बीन योर सेकंड फेवरेट एक्टर। जब मैं आंखें में काम कर रहा था तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही कमाल का एक्टर है। शायद इनको खुद को ही नहीं पता कि ये कहाँ तक जा सकते हैं। वो ब्यूटी आपको मिलते रहती है कि ही इज ऑलवेज न्यू। और मुझे कई लोगों ने फिल्म के बाद बताया कि आपकी ये फिल्म देखने के बाद मेरा बेटा बदल गया। कौन सी हीरोइन के साथ एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न? सुष्मिता जो है अनबिलीवेबली डिसिप्लिन, और मेरे साथ जब वक्त की प्रियंका ने तो वो बहुत उसके शुरुआती दौर की फिल्म थी, तो शी वॉज सो फोकस्ड। जब नमस्ते लंदन में लिख रहा था तो वो क्लियर था कि कैटरीना के अलावा कोई आर्टिस्ट इसमें हो ही नहीं सकता। मेरे डांसर पीछे बेहोश हो रहे थे, बट शी डिड नॉट से वन वर्ड। ऐश ने रिहर्सल भी नहीं की, उन्होंने खाली देखा, फर्स्ट टेक ओके। जैसा एक्शन विद्युत जामवाल कर सकता है, क्या वो उस लॉन्च का हकदार है या नहीं, ये उम्मीद सिर्फ और सिर्फ फिल्म वालों से है। भले आपने 40 साल काम किया, करेक्ट, लेकिन आप अपने बेटों को मौका नहीं देंगे और फिर बैठ के सोशल मीडिया पे नेपोटिज्म का रोना आप रोगे।